इससे पहले कि हम आम आदमी पार्टी पर जाए, मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी, पांचवा फेज का चुनाव हो चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पर बीजेपी सिमट जाएगी। आप भैया 100 पार कर पाएंगे? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जनता के सामने, आवाम के सामने राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, 150 से 160 पे बीजेपी सिमट जाएगी। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 270 क्रॉस करेगी और कांग्रेस खुद पे 190 क्रॉस करेगी। लेकिन राहुल जी की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, 4 जून के बाद लेंगे शपथ, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता की शपथ लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज है, लेकिन पहले फेज के बाद ही समझ गए, जब माननीय प्रधानमंत्री जो 10 साल में क्या उसकी बात छोड़कर मच्छी, मंगलसूत्र, भैंस, मुसलमान, इन शब्दों पर आ गए। आप लोगों के नौकरी के शब्दों पर नहीं आए। आप लोगों को नौकरी कैसे देंगे, वेब 3.0 कैसा बनाएंगे, इन चीजों पर भैंस कैसी चोरी हो गई, घुसपैठिया कैसे, घुसपैठियों की बात कर तब समझ गए कि भाजपा हार रही है। और आप देखना, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस की सरकार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 80 सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की? कैसे आएगी ये? नहीं, ले लीजिए, जब लेने निकले तो पूरी ले लीजिए। नहीं, देखिए ऐसे होता कि अगर ईवीएम होता मेरे पास तो मैं ले लेता। लेकिन अमित शाह जी ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। अमित शाह जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस उनके पार्टी में दिख रही है। जो कांग्रेस का नेता बाहर जाता है वह बीजेपी ले लेते। 2024 का चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी है और इसमें कांग्रेस राहुल गांधी जीत रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, संख्या को लेकर क्या मजेदार दावे हैं। अखिलेश जी कहते हैं 140 आएंगी, राहुल गांधी कहते हैं 150 आएंगी, फिर प्रियंका जी बोली 180-85 आएंगी, ममता बनर्जी बोली 195 से 200 आएंगी, केजरीवाल बोले 230 आएंगी। मतलब नेता तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं है, सब हवा में लट्ठ बांधे चले जा रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा बोलता चला जा रहा है। और वैसे दावे के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, ये 400 पार का नारा हमने पहली बार नहीं दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में, यूपी में कुल 403 सीटें हैं, अखिलेश जी ने कहा था 400 सीटें आ रही उनकी। तो एंकर ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई ये 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? तो कहे 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। भैया वो 3 हमारे लिए छोड़े थे, 255 आई, 400 अपने लिए कहे थे, 127 आई। तो अब अगर 190 का दावा है तो समझ लीजिए कितनी आने वाली हैं। ये मैं देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मजेदार बात यह है, देखिए, ये तब माना जाए अगर गंभीरता से लड़ रहे होते। जो ये बात कह रहे हैं, अगर इसमें रत्ती भर का सच होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के जाते। एक ही सीट जो जीते थे 2019 में, मम्मी की सीट पे चले गए और कह रहे हैं हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। भाई कन्नौज में अखिलेश यादव जी के परिवार का व्यक्ति ही लड़ रहा था, पर सपा ने कहा नहीं वो नहीं जीत पाएगा जब तक अखिलेश भैया आप खुद नहीं आएंगे। अरे भाई कन्नौज में तो उन्हें कहना चाहिए था मैं लैंप पे उसको टिकट दे दूंगा, वो भी जीत जाएगा। तो आप सोचिए, ये पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही हैं, ये अपने अपने गढ़ बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ये अपने अपने परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इनका लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 करना नहीं है, अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था नंबर 1 करना है, हमार बिटिया को स्थापित करना है। और ये कुछ वैसा है जैसे ये क्या चाहते हैं, देश में एक मजबूर सरकार बने जिसको भ्रष्टाचारियों के आरोप वाले नेताओं का एक समूह चलाए, फिर उसमें अपना अपना हिस्सा पाए और देश को तमाम मुद्दों के ऊपर लड़ाई करके रखा जाए। उत्तर और दक्षिण में लड़वा के रखो, तमिल हिंदी में लड़वा के रखो, मराठी और बिहारी में लड़ा के रखो, तो अगड़े पिछड़े में लड़ा के रखो, दलित सवर्ण में लड़ा के रखो। ये कुछ ऐसा, जिन लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी हो तो पता है, दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हो गई थी तो एक अमीरों का समूह चलाता था उसे, जिसे कहते थे तुर्कान चहलगानी। जिन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, तुर्कान चहलगानी चलाते थे और ऐसा भ्रष्टाचार हुआ उसके बाद सल्तनत खत्म ही हो गई। तो ये तुर्कान चहलगानी वाली सरकार चाहते हैं। और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सरकार, एक ऐसा नेता जो कहता है स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राजकुमार भाटी जी, सवाल आपसे है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आपका कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो आपका ममता बनर्जी के साथ है, जहां
नेता नेतृत्व तो एक नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा, लेकिन नंबर भी अलग अलग है। कोई 140 कह रहा है, अखिलेश जी 140 कह रहे हैं, राहुल गांधी 150 कह रहे हैं, प्रियंका जी 180 कह रही हैं, ममता जी 200 कह रही हैं, केजरीवाल जी 230 कह रहे हैं। अब नंबर ही सही नहीं है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? मुझे पूरा भरोसा है कि नाविका जी ने समय नोट किया होगा और जितनी देर तक सुधांशु जी को नहीं टोका था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। आप तो तुरंत ही टोकने लगे। मैं इसलिए बता हम तो बोले ही नहीं थे, आपकी बहुत गौर से हमने बात कहा सुनी। जब टाइम काउंट करिएगा तो अपने सहयोगी का टाइम गोल कर दिया। संसद में ये चलती है यानी या नहीं सहयोगी चलती को कोई डिबेट में? हिस्सा नहीं, अब बराबर- सहयोगी का टाइम आपके साथ जुड़ गया है। अब आती है और बात और के- मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, आपकी और आपके साथ खड़ी हुई जो अलायंस पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, आप लोग सबसे ज्यादा चुनाव में लड़ते किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ नहीं, पत्रकारों के साथ। आप मुझ पर तंज कसेंगे, आम आदमी पार्टी मेरी रिपोर्टर को पीट देगी। अरे भैया, मैंने तो चुनाव आप पे लड़ो, भरोसा जताया। हमसे मत लड़ो, चुनाव लड़ो। मैंने तो आप आपके अपनी ऊपर बात करिए। भरोसा जताया। नहीं, भरोसा, अगर आपको भरोसा जताना भी खराब लग रहा, मैं अपना वापस लेता हूं भरोसा समर्थन। इतना कि जब भी बोलना शुरू करें तो इसी से शुरू करते हैं, हमें समय कम मिलता है। अरे नहीं। भाई, सिंपैथी वोट नहीं मिल रहा यहाँ, वोट लो और खुल कर लो। अब रही बात जो सुधांशु जी ने मुद्दा उठाया और आपने भी नाविका जी 2 बार कहा, कोई कुछ संख्या बता रहा है, कोई कुछ संख्या बता रहा है। संख्या में तो कहते हैं नहीं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। हर व्यक्ति का अपना आकलन है, हो सकता है मतभेद हो, लेकिन मुद्दों पे हम एक हैं। मुद्दे हमारे जिस दिन चुनाव शुरू हुआ था आज की तारीख तक मुद्दों से नहीं भटके हैं। हम रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान की एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़े दलितों के आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। हम मुद्दों से नहीं भटके हैं, संविधान की सुरक्षा का मुद्दा हम मोदी जी की तरह नहीं कर रहे कि किसी दिन तो जिलों की कैपिटल पूछने लगते हैं कि बताओ किस किस जिले की क्या क्या। ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा कि जिलों की राजधानी भी होती है। हमने तो जो कोर्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे कोर्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि जिलों की भी कैपिटल होती है। कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, फिर इनसे भी मन नहीं भरा। भैंस, बोले जिसके पास 2 भैंस है, 1 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। अब मैं देख रहा था किसी रिपोर्ट में कि देश में 15 करोड़ भैंस हैं। अब 7.5 करोड़ भैंस कांग्रेस कहां ले जाके बांधेगी? अगर एक एक भैंस छीन लेगी तो 7.5 इतनी लंबी खोर कहां से बनाएगी कांग्रेस जिसपे वो भैंस चारा खाएंगी? जब नेता इस तरह की बौखलाहट दिखाने लगे और जब नेताओं के चेहरे पे आत्मविश्वास की कमी आ जाए और नेताओं के भाषण का स्तर बहुत नीचे आ जाए, जब उन्हें देश की चिंता ना हो, देश में चाहे गृह युद्ध हो जाए, देश में चाहे समाज आमने सामने अड़ जाए, हम अपनी वोट के लालच के लिए हिंदू मुसलमान करेंगे, तब आप समझ लो कि वो नेता हारने जा रहे हैं। ये चुनाव जो है मुद्दों का चुनाव हो गया है। बच्चों के रोज परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं और जब पेपर लीक होता है यूपी पुलिस का, नहीं ठीक है, मैं तो आपके कहने से रुक जाऊंगा। आपको नाविका जी को इशारा करने की जरूरत नहीं है, सुधांशु जी को ठीक है, समय ज्यादा लग रहा, मैं रुक जाता हूँ, अगली बार बोलूंगा। धन्यवाद जी। अब देखिए, मैंने कुछ रोका नहीं, टोका भरोसा नहीं, पत्रकार पे नहीं है। आप बीच में अरे भाई, वो आपको आपके डायरेक्ट सपोर्टर क्यों चाह रहे, करते हैं? मेरा एक पत्रकार भाई है, उसको तो मेरा सपोर्ट करने दो। नहीं, किस अधिकार से आपको डायरेक्ट नहीं, कर क्यों? सकते हैं? मेरे- आप संपादक हैं चैनल की, तो आप सर्वोपरि तो हैं। वो भी आप सर्वोच्च- वरिष्ठ पत्रकार है। मैं इनकी बात मानने को क्या तैयार हूं अगर सारे सवाल हमसे ना हो। द्वारा डिक्टेट देखिए, किया मैं जा रहा है, भाटी जी कैसे की ये बात समझा मानने जाए को तैयार कि हूं। चैनलों को बीजेपी के द्वारा डिक्टेट सुनिए, किया जा रहा है? मैं अभी हमारे भाट- सामने इशारा कर रहे हैं। आपको भूत नजर आ रहा है? रोको। आपको कहीं भूत मैंने नजर कहा आ मैं रहा भाटी जी है? की यहाँ बात खुले मानने में को हम तैयार खड़े, हूं। एक पत्रकार एक पत्रकार के साथ दूसरा पत्रकार, आपको कहाँ से देखिए, बीजेपी का 4 भूत लोग नजर आ खड़े रहा है? हैं, मैं बात मानने को तैयार हूं और चारों सवाल हमसे ना हो। ये क्या मतलब होगा? चारों सवाल हमसे पूछोगे और फिर टाइम 1/5 दोगे? ये तो गलत है ना। जब चारों के सवाल हमसे, तो 1/5 बाकी मिलेंगे टीम पे भरोसा आपको। रखो। सीटें भी 1/5 मिलेंगी, चिंता मत करो आप। अरे ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, आने तो दीजिए। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम चलिए अभी से क्या बताएं? चलिए हाँ। चलिए, आपने जिनमें- अभी कहा, जिनमें राजकुमार है। भाटी जी, बेटी की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप जिस शहर में खड़े हैं उसी शहर में, यहां से 2 किलोमीटर दूर यहां से टाइम्स नाउ की बेटी, टाइम्स नाउ नवभारत की बेटी पर हाथ उठा है। कुछ निकलेगा आपके मुंह से?
पत्रकारिता कर रही थी सिर्फ बहुत ही एक चिंता की बात है। पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रेस का मजबूत और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। बेटी होना तो और भी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन किसी भी पत्रकार बेटी होना चिंताजनक है। अगर बेटी के ऊपर होना हमला हुआ है तो चिंताजनक है। आप क्या कह रहे हैं? आप नाविका जी, आप समझ तो रही हैं। नहीं मैं नहीं। तो आप अगर संशोधन जिनके ऊपर करना हमला चाहें- हुआ है उनका बेटी होना और भी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन किसी पुरुष पे भी हमला हो, अगर वो पत्रकार है तो चिंताजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन दो वाक्य आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा। हमने देखा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हर्षवर्धन जी भी होंगे और लोग भी सहमत होंगे। हमने देखा किसी आंदोलन में पत्रकार पहुंचते थे तो आंदोलनकारी अपने सिर का कपड़ा उतार के बिछा के बैठाते थे, उन्हें उनकी इज्जत करते थे, चाय बिस्कुट पूछते थे। आज ये हालत क्यों पैदा हो गई कि आंदोलनकारी नारे लगाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं? इसके लिए आत्ममंथन पत्रकारों को करना चाहिए कि ये हालात क्यों पैदा हो गए। माफ कीजिए, मेरी पत्रकार सवाल पूछ रही थी। सवाल पूछना क्या इस देश में गुनाह हो गया? उनके साथ कानून हमारी का सहानुभूति उल्लंघन और हो गया? सहमति है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आकांक्षा खजूरिया ने एक सवाल पूछा कि ये फंडिंग के ऊपर ईडी ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, आपका इस पर क्या कहना? अदब के साथ पूछा और मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उसको बुरा भला कहा, अभद्र भाषा इस्तेमाल की और वीडियो जर्नलिस्ट को पीटा, कैमरा तोड़ा। क्या इस देश में अब यह भी गुनाह है सवाल पूछना? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि इस पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए था और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। भाटी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पत्रकार आत्ममंथन करेंगे और जिनका जिनका संकट रहा होगा वो मीडिया से गायब हो गए, मुख्य धारा में रह नहीं गए, उनका जिनका भरोसा टूट गया होगा वो किनारे हो गए। लेकिन सवाल यहां उससे आगे का है, कोई भी पत्रकार आत्ममंथन करे या न करे, पार्टियां उसको पिटवा देंगी। ये कौन सी मानसिकता है? और हम आज यहाँ विजय चौक पर, संसद बगल में है, नई पुरानी दोनों, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक हमारे पीछे है, इतने लोग हमारे सामने हैं। इस लोकतंत्र में, इस जीवंत लोकतंत्र में बैठे हैं। एक व्यक्ति एक अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री है और उसके सामने पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाता है। तानाशाही फांसीवादी मानसिकता किसे कहते हैं, ये आप लोगों को तय करना चाहिए। अक्सर इसकी बात होती है, अक्सर किसी भी बात पर कहा जाता है कि देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र और संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे आवश्यक है और अगर उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है लोकतांत्रिक जरिए से वो अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाने और उनसे जुड़ने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए टाइम्स नाउ के पत्रकार पर हमला हो रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल के घर में हुए भ्रष्टाचार की कहानी आई थी टाइम्स नाउ भारत पर, टाइम्स नाउ पर, तब भी पंजाब में झूठे मुकदमे में एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। दुर्भाग्य से तब भी नेताओं ने आत्ममंथन नहीं किया था। बिल्कुल। और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, मैं टाइम्स नाउ को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपकी पत्रकार को सिर्फ एक झापड़ ही पड़ा है। इन्होंने तो अपनी राज्यसभा सांसद को लात घूसों से मार मार कर गिरा गिरा के पीटा था। जब उन्होंने इतना किया तो इसको तो आप सेकुलर प्रसाद समझ लीजिए उनका। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी वालों ने तो अपने चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के 2 साल पहले थप्पड़ मारे थे। तो आप समझ लीजिए कि पत्रकार के साथ ये किया तो फिर भी मैं मानता हूं थोड़ा कम किया। और अभी बोल रहे थे भाटी जी, ये भूल गए जब मुलायम सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे तो एक दौर में इनकी सरकार के खिलाफ खबर निकल गई थी तो 2 समाचार पत्रों पे बाकायदा कार्यालय पे हमला करके तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया गया था, अमर उजाला और दैनिक जागरण के कार्यालय को, वो भी हम लोगों को याद है। और मैं लोगों से कहता हूं जाके वीडियो अवेलेबल है, पूछ लीजिए। सपा बसपा की मिलीजुली सरकार थी, उस समय बसपा से सवाल पूछा गया था तो काशीराम जी ने थप्पड़ मारे थे। थप्पड़ खाने वालों में आशुतोष जी भी थे। तो ऐसा नहीं है, पत्रकारों के साथ पिटाई की इनकी परंपरा बहुत पुरानी है। इसीलिए मैंने कहा उसमें से आपके साथ ये हुआ है तो आप गनीमत मानिए, वरना अगर उनका बस चलता तो जैसे स्वाति मालीवाल जी के साथ किया था शायद उससे भी बुरी स्थिति में आते। और ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सुधांशु जी, मैं कम से कम इस बात पर सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि शायद राजनीति में लोगों को किसी चीज की ललक होगी, किसी चीज की इंतजार होगी कि कुछ मिलेगा, इसीलिए अभी चुप हो जाओ। लेकिन मैं पत्रकारों और टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से तो ये कह दूं कि हम तो ये सहन नहीं करेंगे। शीश महल उजागर किया है, अब ये फॉरेन फंडिंग भी उजागर करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को जो करना हो कर लो।
जेल में भेज देंगे ना, पंजाब पुलिस भेज देंगे ना, भेज दीजिए, हम तैयार हैं। इस बार किसी छोटी रिपोर्टर को नहीं, मुझसे फैसला करवाइएगा, मेरा सामना करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। सिर्फ इतना कहूंगी कि कम से कम दुश्मन ढूंढो तो अपने बराबर का ढूंढो, और अगर पत्रकार में आपको दुश्मन ही नजर आता है तो संजीव कौशिक जी, आप क्या संविधान बचाएंगे? आज जनता को बता दीजिए कि ये संविधान को बचाने वाली फौज पत्रकारों को मारने वाली फौज बन चुकी है। ये लोगों का विश्वास कैसे जीतेगी? नाविका जी, पहली बात तो ये कि पत्रकार चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी यदि इस तरह का दुर्व्यवहार हो, ये सहन करने योग्य नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में हुआ क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा 10 सालों में नहीं, आज की बात बताइए। आज की बात मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में यह हुआ है कि टीवी चैनलों में भी हम देखते हैं कि राइट वाले राइट खड़े रहेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट खड़े रहेंगे। और ये केवल नेताओं की बात नहीं है, ये पत्रकारों की भी बात है। तो ये किस खाने में बांट दिया गया है, उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। और जब इस तरह से आप बंटवारा करेंगे निश्चित तौर पे, तो दो हाथियों की जब लड़ाई होगी तो घास भी रौदे जाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे जो बाइक लेके जाते हैं, उन्हें मैं घास ही समझता हूँ। ये रौदे जाते हैं दो बड़े बड़े हाथियों की वजह से। और जी, हम घास नहीं है, हम घास नहीं है, आप हाथी और पत्रकार घास है। घास समझकर हम पर प्रहार मत कीजिए। हम फौलाद की दीवारें बन जाएंगे। हम आपको मैंने जो कहा मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ। क्या पत्रकार घास है कि उसके ऊपर लोग चल के उन्हें बस इस तरह से रौंद कर चले जाएं? ये आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं आप? किसी भी मीडिया चैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी संपादक स्तर के आदमी पर, व्यक्ति पर कभी कोई हाथ उठा हो तो बताइएगा आप मुझे। पिटता कौन है, किसके साथ बदसलूकी होती है? टाइम्स नाउ नंबरत की अगर रिपोर्टर को जेल में डाला गया क्योंकि उसने शीश महल उजागर किया, तो ये उसकी गलती है क्या? या वो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता की आंखें खोल रहा है? परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? अभी बात हो रही थी ना कि पत्रकार पहले आते थे तो बिछाया जाता था, अपना अंगोछा लगाया जाता था, पानी पिलाया जाता था। ये पत्रकारों की दुर्गति हुई क्यों है? कौन नहीं जानता है? भाई मुझे नहीं पता है, सब किसी को पता है। जो आपने चाय पानी पी रहे थे, मैंने कभी किसी का चाय पानी ना पिया है ना पीऊंगी। एक ही घटना 30 सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी चाय पानी वाले महिला से दुर्व्यवहार की बात हो रही है। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर महिलाएं बैठी थी ना, यहीं पे महिलाएं बैठी थी ना, पहलवान महिलाएं बैठी थी। कितनी चर्चा की गई उसके बारे में लोगों ने देखा है। कैसे कैसे लोगों ने चर्चा किया। चैनल अगर देखेंगे तो मुझे पता नहीं, पर टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ भारत पर नॉन स्टॉप थी। बाप के बदले बेटे को टिकट दे दी जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। आइए, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये हाथियों की लड़ाई में हम घास की तरह कुचले जाएंगे? ये दिन आ गए हैं लोकतंत्र में। इसी तानाशाही और फांसीवादी मानसिकता की मैं बात कर रहा था, और संजीव कौशिक ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता समर्थक होते हुए प्रमाण दे दिया। पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है, और जिस भी नेता को इतना दिमाग खराब हो गया हो उसको जमीन पर लाकर हम पटक देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। संविधान ने कोई हमें प्रिविलेज नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों के हित की, हक की आवाज उठाते रहेंगे। और जिनको हाथी की लड़ाई में घास लगेगी ना, वो हाथी की लड़ाई में बच्चों के साथ आती है, उन बच्चों के साथ आती है जो माइक खाने चले जाते हैं दोपहर में और किसी के दरवाजे पर जाके भ्रम हुआ। इंदिरा गांधी को भी भ्रम हुआ था, केजरीवाल को भी हो गया है, वो भी भ्रम दूर हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप डरे हुए हैं, आप कांप रहे हैं। बोलने देगा कि नहीं सुधांशु जी आप चुप बैठो। 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट टाइम मिलेगा। नहीं कितनी 8:22 मिनट हो गए, 23 मिनट चले जाऊंगा। बिल्कुल एका नहीं है, उनको लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं चलने वाला है। ये नहीं चलेगा, या तो मैं बोलूंगा या जाऊंगा। वारिस पठान, नाविका जी आप बोलने का मौका तारीफ कर रहे हो, आप पत्रकार हो क्या, फिर क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? नहीं आप मेरे को बताओ, अभी आपने पत्रकारों के ऊपर इतना हम घास नहीं है, हम पहाड़ है, आसमान है, फौलाद बन जाएंगे, आसमान बन जाएंगे। बनिए, मेरी गुड विशेष आपके साथ है, लेकिन मेरे को टर्न क्यों नहीं दे रहे आप? केजरीवाल के बारे में कुछ बोल देंगे? अरे केजरीवाल के बारे में भी बोलेंगे और मोदी के बारे में भी बोलेंगे। वैसे सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने रोका नहीं उनको 10-12 मिनट, क्योंकि मुझे पता है 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट का 10-12 मिनट। अरे भैया घड़ी तुम्हारी 2 मिनट का टाइम आपको 4 जून के बाद मिलेगा। 10 मिनट के भाषण में सुधांशु जी आपने तकरीबन 50 मरतबा मोदी का नाम लिया। देती हूँ, आप टाइम ठीक से रखें, टाइम ठीक से मेंटेन करें।
अरे 10 मिनट के भाषण के अंदर 50 मरतबा आपने मोदी का नाम ले लिया, मोदी ऐसे। अरे मैजिक खत्म हो गया है, 5 फेज चुनाव का हो गया है, 400 पार होने वाले थे, अब की बार 150 पार के वादे हो गए, 170 180 में निपट जाने वाला है। सुधांशु जी जितना टाइम लेना है ले लो, 4 जून के बाद नविका जी आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देगी, पार्टी नीचे जाएगी ना, जैसा पार्लियामेंट में होता है वैसा होने वाला है। अब मोदी जी के 5 चुनाव चरण हो गए, घबराहट तो तीसरे चुनाव में शुरू हो गई। आप मुझे ये दे रहे हैं। तीसरे जब भी फेस हुआ, मोदी जी की घबराहट सबने देखा, किस तरह से आ गए बोलने के लिए, राजस्थान के मंच से बोल दिया उन्होंने, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या जरूरत थी बोलने की, क्योंकि आपको पता था डेवलपमेंट विकास की बात नहीं है। मैं घुसपैठिया दिख रहा हूं कि आपको सुधांशु जी? ये तहसील भी मुसलमान है, घुसपैठिया हो गया तहसील। हमारे बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश को आजाद किया। उसके बाद समंदर में खड़े रह के शिप के ऊपर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ हुई नहीं। उसी दिन उनके नेता अमित शाह बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का हम पूरा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे रिजर्वेशन मुसलमान को रिलीजन पे मिला ही नहीं है, मुस्लिम में जो कास्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है, वो भी उनको नहीं मालूम है। मुसलमानों में जात होती है, हेमंत मुसलमान समानता का मजहब है, जाति होती है। जो सोशली एजुकेशन बोल गए, रिजर्वेशन के लिए जात चाहिए, वैसे हम समानता होता है क्या नहीं होता है। सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशन जो बैकवर्ड है, महमूद रेवाड़ी का कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लो आप। एक मिनट, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं उसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं छीन लेंगे रिजर्वेशन, यूसीसी लेके आ जाएंगे, एक मिनट दर्शक आज जजमेंट देंगे। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने समुद्र में खड़े होकर कहा अब बनारस की गंगा भी समुद्र लगने लग गई है। अरे भैया तो शिप कहाँ चल रहा था? शिप में खड़े थे, चलिए गंगा जी में खड़े रखे, वहां तो सच बोलना चाहिए था। अरे तो इतनी पवित्र जगह पे अगर खड़े हो के आप बोल रहे हो तो वहां तो सच बोल देते, कम से कम। मंच पे तो झूठ बोलते जा रहे हो रोज, वहां तो सच करते। गंगा मैया का तो कम से कम सम्मान किया होता। मोदी जी आप वहां खड़े रह के बोलते, मेरे तो घर में बचपन में ईद का खाना आता था। अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सीख। क्यों? सेवैयां भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैयां नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। आप कब तक बचाएंगे? मतलब सेवैयां खाना नहीं है। हम लोग किसको भेजते? तो खाली सेवैयां नहीं भेजते, साथ में बिरयानी भी जाती है, कबाब भी जाता है। आप वेजिटेरियन के घर में नहीं, आप वेजिटेरियन के घर में भी ये सब भेजते हैं। ईद के दिन काफी लोगों के घर खाना जाता है, मेरे काफी दोस्त है, उनके घर पे मैं भेजता हूँ, बिरयानी भी जाती है, मटन कबाब भी जाता है, चिकन सीख भी जाता है, कुर्मा भी जाता है। ये तो है उसूल। खाली सेवैयां भेज के तो क्या होने वाला है? खाली सेवई से काम नहीं चलता। घबराहट है, बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात का। कितनी अरे पत्रकार जी, ये पत्रकार जी, रुकिए नेताजी टोकेंगे तो फिर मैं टोकूंगा। विजय चौक पे बोल रहा हूँ, विजय चौक दिल्ली। ये मत करिए आप, अरे नहीं करेंगे, यही गलत है। आप लोग करना छोड़ो। ईद पर आप लोग का डर और घबराहट पब्लिक देख रही है। खाना खिलाइए, मैं शाकाहारी हूं, आप मुझे मांस क्यों खिलाएंगे? डरने की जरूरत नहीं है, बुलाया जाएगा आपको, डिबेट करने की 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मानसिकता का संकट है कि हम मांस खिला के सेकुलरिज्म चाहते हैं। सुधांशु जी से बात कर रहा हूँ। सुधांशु जी ने इतनी बार मोदी जी का नाम लिया, लेकिन सुधांशु जी ने एक भी बार ये नहीं कहा मोदी की गारंटी कहाँ गई। अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। 15 लाख आना था, नहीं आया था। एक गारंटी मोदी जी की पास हुई है, 2002 से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गाली बकी है, मुसलमानों को खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, पहनने से। और 2002 में बिल्किस बानो का भी हुआ था ना बलात्कार, पता है ना सुधांशु जी आपको बहुत अच्छी तरह, गुजरात का। चलिए अब सुधांशु जी जवाब देंगे। उसका क्या, क्यों छोड़ दिया आपने, क्यों रेमिशन दे दिया था उनके कातिलों को? चलिए बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने संसद में कितनी कन्विक्शन दिया था। संसद में कितनी सीटें हैं? एक मिनट में अरे जवाब देता हूँ। 17 पे लड़ रहे हैं। संसद में इस वक्त कितनी सीटें हैं? किसकी? आपकी? अरे 2 है, लेकिन 2 है, 543 में 2 भारी है। चलिए अब आपका समय हुआ समाप्त। पे भारी है। सुनिए नाविका जी, अब जवाब दीजिए। गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती है। जाइए, 2 है काफी है सबके ऊपर हम लोग। और जब सवाल करते हैं ना 600, वो तो आपने बता दिया। 624 सवाल, 15 मिनट सब पे भारी है, वो तो हम समझ गए। लेकिन सुधांशु जी का जवाब बाकी है। सुधांशु 15 सेकंड वाले के बारे में कुछ बोलेंगे? गिनती तो हम लोग बाघ और शेर की कर रहे हैं, बाघों का देश है तो उन्हीं की गिनती हम करते हैं और हम बताते भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है भारत में। सब पे भारी है, 2 है। अच्छा, इन्होंने ये 2 है, सब पे भारी है। उनकी भेड़ बकरियों की होती है और शेर की नहीं होती। सुनिए, 2 है, सब पे भारी है। अब बात सुनिए सनाब,
हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर हम लोग जब से संसद भवन में एक शेर आ गया है, 640 तब से सवाल हालात ये हो। भाई अब आपने 640 सवाल पूछा है, हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया जाके भाई 2 सीटों अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। अब सुनिए, बोला नहीं, जवाब कैसे जब देंगे? से भारत की संसद में एक ऐसा शेर आ गया है, तो वक्त का निजाम ऐसा बदला है कि कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाने लगा। इसीलिए गिनती शेर की नहीं होती है, शेर की कुव्वत देखी जाती है। और आपने कहा कि शेर है तो जरा बोलो ना, चीन घुस रहा है उसके बारे में भी तो बोलो। नहीं किया सर, नहीं, शेर के बारे में आप बोलो तो चीन घुस रहा है तो 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? मैंने, अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैक्ट है, सुनिए। मुसलमानों के आरक्षण की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान सभा में पारित किया था, उसमें था धर्म के आधार पर इस देश में कभी आरक्षण नहीं होगा। कौन मांग रहा है धर्म के आधार पे? सुनिए, कौन मांग रहा है धर्म के आधार पे? सुनिए, अरे कौन मांग रहा है? सब अरे सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी का आप जब बोल रहे थे तो सुधांशु जी बीच में नहीं बोले, ये फैक्ट है। अब आप सुन लीजिए। अच्छा, सुनिए, इनकमिंग ओपन 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। और जाइए, मैं कहता हूं, संविधान सभा की डिबेट खोलिए, 270 नंबर पेज के ऊपर 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत गुस्से में बोलते हुए बोला कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। ये सरदार पटेल का बयान है। मगर जो हो गया सो हो गया, मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया। अब ये अलग रहने की बात मत करिए, अब कहिए भारत में रह के आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही बात मोदी जी ने कही, जो सरदार पटेल ने कही, वो बात कही, संविधान को खत्म करना है, अब बीच में इसीलिए 400 चाहिए इनको संविधान को खत्म करने के लिए। और मोदी जी बोलते हैं संविधान आप खत्म कर रहे हैं। आपने कहा अभी तो 300 पर है, अभी तो 300 पर है, तो संविधान में आप खत्म कर रहे हैं, आप लोगों को मारपीट रहे हैं। एक मिनट, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट, उससे ऊपर कोई नहीं है ना। संसद हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? उसने संविधान का माखौल उड़ाया। यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को पर्ची फाड़ के फेंक देना, यह संविधान का मजाक उड़ाना है। आपके मंत्री लोग बोल रहे हैं हम आएंगे 400 प्रधानमंत्री चुना, संविधान के अंदर संशोधन कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको पता है। आपके सवाल आप झूठ पसंद, मजेदार बात आप झूठ पसंद रहे हो, मैं उसका बराबर से आपका वो कर रहा हूँ। गलत बोली, झूठ मत बोलो, जनता के सामने झूठ मत बोलो। 10 साल बहुत झूठ बोला है आप लोगों ने, अब जनता वारिस पठान साहब, जनता के भी सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, संविधान आज की पीढ़ी को न याद हो तो याद दिला दूं, भारत में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। जानते हैं कितना संविधान बदला गया था? 40 आर्टिकल संशोधित किए गए थे, 14 आर्टिकल जोड़े गए थे, संविधान में 2 पार्ट जोड़ दिए गए थे, एक शेड्यूल बदल दिया गया था। और वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही, वो आत्मा बदल दी गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार बदल दिए गए थे। आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। संसद का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हरकतें की, वो आज आके कहते हैं कि उनके आने पे संविधान आके होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो वैसा लगता है कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति ये कहे, यानी शेर कहे कि साहब मेरे हाथ में जो आएगा वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, मैं तो अहिंसावादी हूं इसलिए रहेगा। इन्होंने वो किया। अंत में मैं कहता हूं, इन्होंने शेर से शुरू की थी। अरे भारत के राजकीय चिन्ह में 3 शेर थे, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को 3 बंदर बना दिया। इस कारण से भारत की स्थिति 60 साल तक होती रही। को बंदर बोला इन्होंने। बदलाव आया है, इसलिए माफी मांगो सुधांशु जी, आपने हिंदुस्तान की जनता को बंदर कैसा बोला? मुझे इस बात का मुझे ऑब्जेक्शन है। कौन है? नाम बताओ, कौन है? 3 नाम बताओ, नाम बताओ, चलो नाम बताओ, कौन है 3 बंदर हिंदुस्तान के अंदर? नाम बताओ, नहीं तो अपने अल्फाज वापिस लो। अरे भाई 3 बंदर के नाम नहीं होते, जैसे 3 शेरों के नाम नहीं है। को बंदर बना दिया, नाम बताओ। पब्लिक के सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और वारिस पठान जी, आप एक चीज आप लोगों ने देखा, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम पूरा एजेंडा हाईजैक कर दी। पूरा एजेंडा, आपके मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, जो आपके भविष्य के मुद्दे, जो इस देश में हार्ट अटैक का चल रहा है, जो कैंसर, कोई मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। ये पोलराइजेशन करेंगे, ये करेंगे। ये है बीजेपी की बी टीम। वो हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। इनके बच्चे जाते लेकिन आपने भी, उनके बच्चे जाते लेकिन आप भी तो संविधान के रखवाले हैं।
शब्द नहीं निकला। तहसीन भाई को एक जवाब दूं। राज्यसभा एमपी को मारा गया और एक पत्रकार को मारा गया, आपकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी मुझे विक्टिम शेमिंग मैंने क्या किया? मैंने कहा इनको एक्सपोज किया, तो मैंने क्या किया? नहीं तो आप बताइए ना। कीजिए इन पे एक्शन। कौन है देश के गृह मंत्री? किसके पास है दिल्ली पुलिस? क्यों बैठे हुए? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं हिम्मत, बोले उनको रिजाइन करें। आवाम के सामने नाम है सवाल, पब्लिक के सवाल लूंगी। आसिफ मोदी का मुंबई से कर्नाटक में रमन्ना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बोलो रिजाइन करो। आपने भेज दिया सरकार है, आपने भेज दिया विदेश में, आपने भेज दिया विदेश में, एयरपोर्ट आप चलाते, आपने भेज दिया विदेश। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अरे भैया सरकार आपकी, पुलिस आपकी, भेज हमने दिया। पुलिस ने प्रधानमंत्री जी कैंपेन करते हैं, एयरपोर्ट आपका है, एयरपोर्ट से गए, रास्ते से जाते लोग। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी तो क्या लोग दिल्ली के वोटरों को पीटना शुरू कर देंगे? ये पब्लिक पूछ रही है। नरेंद्र कुमार का दिल्ली से ही सवाल है। तहसीन जी ने कहा कि इनकी सरकार बनने वाली है, यानी मान रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, 4 जून के बाद ये बोल बदल तो नहीं जाएंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है। शराब घोटाला बीजेपी की साजिश, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी बीजेपी की साजिश, दिल्ली की जनता ने बहुमत के साथ जिताया, क्यों नहीं कहते कि ये भी बीजेपी की साजिश है? बहुत सवाल आ रहे हैं आज। सजग वत्स का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सवाल है। केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल के सवाल पर माइक खिसका देते हैं। अखिलेश जी कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी और मुद्दे हैं। क्या आपकी महिला सुरक्षा की नीति यही है? राजकुमार भाटी जी सुन रहे हैं ना, महिला नीति यही है आपकी कि माइक खिसका दीजिए? जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो तो खुद स्वाति मालीवाल ने कहा ट्वीट करके। स्वाति मालीवाल ने कहा मेरे विषय को राजनीति न बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे। मैं 2 सवाल लूंगी जल्दी से। किसका हाथ ऊपर है? माइक किसके पास है? जरा सामने ये माइक दिखाइए। हाँ ये सामने नहीं, हाँ चेक शर्ट। हाँ जी, आपका सवाल किससे है? जल्दी। वारिस साहब से है। हाँ वारिस साहब से क्या सवाल है? आपने कहा कि गिनती भेड़ बकरियों की होती है, तो आपके एमपी बन गए क्या बिना काउंटिंग के ही बन गए? आपके एमपी जो बने हैं वो बिना वोट काउंटिंग के ही बन गए। सुनिए, सरकार बनती है बिना काउंटिंग के ही बनती है। और फिर जो लोगों ने आपको वोट दिया वो क्या भेड़ बकरी? वो भेड़ बकरी है। सुनिए मैं आपको जवाब देता हूँ किस बात की। वो तो कितने सांसद है आपके, क्यों पूछा इन्होंने? सांसद 2 है। अरे सांसद 2 है मगर पूरे के पूरे पे भारी। आपको पता है, गूगल सर्च करो, हाईएस्ट सवाल क्या पार्लियामेंट के अंदर पूरा घेर लिया बीजेपी की हालत खराब करके रखी है। आपकी पार्टी का डायलॉग है 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी। आपकी पार्टी का 15 सेकंड वाली बात, उसके बारे में तो बोलो। 15 सेकंड में सारे मुसलमानों को मार डालेंगे ये लोग। कैसा मारेंगे? भेड़ बकरी है, मार देंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस से चलिए तहसीन। कांग्रेस ये कहती है कि जब अगली बार मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान आएगी नहीं, मोदी सरकार आएगी और मोदी सरकार 422 सीटें लेकर आएगी। अगर इन कांग्रेस आ गई तो संविधान हमारा पक्का खत्म हो जाएगा, और पक्का खत्म ही है अगर कांग्रेस आ गया। क्योंकि राहुल गांधी ने, अरे भैया ध्यान से पीट ना दे, पिटवा ना दे ना आपको खत्म करने की। अभी आपने नहीं, कहा, एक बार और सुनिए तहसीन भाई ने कहा कि 4 जून को इनकी सरकार आएगी, तो आपने पूछा कि अच्छा मान लीजिए मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो ईवीएम सही होगी, आपकी आ जाएगी गलत, तो ये जवाब जानते क्यों नहीं दिए? हकीकत क्या होता है, ये कहा जाता है कि अभी नहीं बता सकते। जैसे ईद चांद देख के बताई जाती है, तो ये 4 जून का चांद देख के बताएंगे कि ईद हुई कि मुहर्रम हुई इनकी, और होगी मुहर्रम, ये आपका मानिएगा। तो आज पब्लिक का सवाल में यही था कि 5वें फेज के बाद किसकी चेहरे पे रौनक आई और किसकी हवा टाइट हुई। लेकिन जब केजरीवाल जी से वो सवाल पूछा गया था तो उनका चेहरा जिस ढंग का था, मतलब लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा वाला, उन्होंने जिस ढंग से खिसकाया था अखिलेश जी की तरफ, तो मुझे जानते क्या याद आया? इन बच्चों को नहीं याद होगा, हम लोग जब बहुत बच्चे थे तब रेडियो पे कमेंट्री आती थी, तो उसमें कहा जाता था ये गेंद बहुत तेज खतरनाक गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पहले बैट्समैन बाहर निकले, फिर खतरनाक गेंद देखकर अपना बैट वापस खींचा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर के पास इस वक्त गेंद चली गई है। इलेक्शन कमीशन 4 जून को बताएगा किसकी नैया पार किसकी मझधार, और ये जून 4 को जरूर देखिएगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे, और देश में किस तरफ की हवा है ये हम हमेशा बताते हैं, बताते रहेंगे। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत।